जय हिंद साथियों। आज का ये सेशन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसे कि आप सभी को पता है, वर्ग 3 की परीक्षा के लिए अधिक समय नहीं बचा। आज मैं आपके लिए पर्यावरण अध्ययन के अति महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूँ, जो आपको परीक्षा में 100% उपयोगी होंगे। कम समय में अधिक प्रश्न हल करने का प्रयास है। कम से कम समय में 40 से भी अधिक प्रश्न हल करेंगे। तो आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है आज का, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान कहाँ है? भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान कोलकाता में है। स्थापना वर्ष इसका 1890। इसमें वन पादप संसाधनों का वर्गीकरण एवं पुष्प अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन कब शुरू किया गया? राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन वर्ष 2008 में शुरू किया गया। इसके अंतर्गत कृषि को जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूल बनाना है। जो कृषि जलवायु के परिवर्तन के प्रतिकूल है, उसको अनुकूल बनाने के लिए शुरू किया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड कहाँ है? भारतीय पशु कल्याण बोर्ड चेन्नई में है। इसकी स्थापना कब हुई? स्थापना 1962 में हुई। पशु कल्याण हेतु भारत सरकार का वैधानिक सलाहकार के रूप में यह कार्य करता है। अगला प्रश्न देखेंगे, ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि करने वाला सबसे प्रभावी कारक है। ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि करने वाला जल वाष्प जल वाष्प ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि करने वाला सबसे प्रभावी कारक कहलाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है। तो ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई को क्या बोलते हैं? डावसन बोलते हैं। डावसन। कोई क्षेत्र जहां का सांद्रण 220 डावसन यूनिट से नीचे गिर जाता है, वह ओजोन छिद्र का भाग माना जाता है। कोई क्षेत्र जहां ओजोन परत की जो मोटाई होती है वो 220 डावसन से कम हो जाती है, वहां ओजोन छिद्र माना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, अंटार्कटिका के ऊपर सर्वाधिक ओजोन क्षरण का कारण क्या है? जो अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन क्षरण है, जहां अपन ओजोन छिद्र के नाम से भी जानते हैं, तो उसका प्रमुख कारण है ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल और सक्रिय क्लोरीन का प्रभाव है। ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल, सक्रिय क्लोरीन का प्रभाव अंटार्कटिका के ऊपर सर्वाधिक ओजोन क्षरण का कारण है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई? भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना स्थापना 1981 में हुई। इसका स्थापना वर्ष भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना वर्ष है 1981। इसका प्रमुख कार्य है वन संसाधनों का मूल्यांकन करना। मुख्यालय इसका देहरादून में है। इसका मुख्यालय है देहरादून। अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय हरित भारत मिशन किस वर्ष भारत मिशन को किस वर्ष मंजूरी मिली? 20 फरवरी 2014 को राष्ट्रीय हरित भारत मिशन को मंजूरी मिली। इसका प्रमुख उद्देश्य अगले 10 वर्षों में वन क्षेत्रों में 5 मिलियन हेक्टेयर वृद्धि करना। राष्ट्रीय हरित भारत मिशन का उद्देश्य, डायरेक्ट उद्देश्य से ही प्रश्न हो सकता है, तो उद्देश्य अगले 10 वर्षों में वन क्षेत्रों में 5 मिलियन हेक्टेयर की वृद्धि करना है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 9, राष्ट्रीय जल मिशन को मंजूरी कब प्राप्त हुई? राष्ट्रीय जल मिशन को 6 अप्रैल 2011 को मंजूरी मिली। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? इसका प्रमुख उद्देश्य है राष्ट्रीय जल नीति के उपबंधों का पालन करते हुए उपयोग बचत को 20% तक बढ़ाना। जो उपयोगी जल है उसकी बचत को 20% तक बढ़ाना। अगला प्रश्न देखेंगे, पवन ऊर्जा की स्थापित क्षमता में भारत का स्थान कौन सा है? पवन ऊर्जा की जो स्थापित क्षमता है उसमें भारत का स्थान है चौथा। पवन ऊर्जा की स्थापित क्षमता में भारत का स्थान चौथा है। पहला चीन है, दूसरा यूएसए, तीसरा जर्मनी। भारत का चौथा स्थान है। अगला प्रश्न देखेंगे, सलीम अली पक्षी विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है? सलीम अली पक्षी विज्ञान केंद्र कोयम्बटूर में स्थित है।
इसमें पक्षी, इसको पक्षी शोध संस्थान भी बोलते हैं, यह पक्षी शोध संस्थान भी है। इसका स्थापना वर्ष है सलीम अली पक्षी विज्ञान शोध संस्थान का स्थापना वर्ष 1990। अगला प्रश्न देखेंगे, ऐसे प्रदूषक ऐसे प्रदूषक जो अपने मूल स्वरूप में ही पर्यावरण में विद्यमान रहते हैं क्या कहलाते हैं? ऐसे प्रदूषक जो अपने मूल स्वरूप में ही पर्यावरण में विद्यमान रहते हैं तो वो प्राथमिक प्रदूषक कहलाते हैं, जिनके कुछ उदाहरण भी हैं यहाँ पर। कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड ये प्राथमिक प्रदूषक के रूप में माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, ऐसे प्रदूषक जो सूक्ष्म जीवीय गतिविधियों के कारण निम्नीकृत हो जाते हैं क्या कहलाते हैं? ऐसे प्रदूषक जो जीवी गतिविधियों के कारण निम्नीकृत हो जाते हैं वह क्या कहलाते हैं? वह जैव निम्नीकृत प्रदूषक कहलाते हैं, जैसे कागज, फल, सब्जी आदि। ये सब जैव निम्नीकृत प्रदूषक कहलाते हैं। ऐसे अगला प्रश्न देखेंगे, कोयला दहन प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पाद के रूप में प्राप्त पदार्थ क्या कहलाता है? तो यह पदार्थ फ्लाई ऐश कहलाता है। कोयला दहन प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप जो पदार्थ उत्पन्न होता है उसको फ्लाई ऐश कहते हैं। वर्तमान में फ्लाई ऐश से सीमेंट, ईंटें व अन्य निर्माण सामग्रियों का निर्माण कर इसका सदुपयोग किया जा रहा है, जिससे कि फ्लाई ऐश को कंट्रोल किया जा सके। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार पूछा भी गया है। यह प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया। इसी के अंतर्गत टाइगर रिजर्व की स्थापना की गई, जिनकी संख्या फिलहाल 52 है। टाइगर रिजर्वों की संख्या फिलहाल 52 है। अगला प्रश्न, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वे स्रोत हैं जो कि कहलाते हैं, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं, जैसे वायु, सौर ऊर्जा आदि। ये सब क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में आते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है प्राकृतिक बास का निवास प्राकृतिक बास का विनाश सॉरी प्राकृतिक बास का विनाश। प्राकृतिक जो बास है उनका विनाश करना जैव विविधता के ह्रास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है। अगला प्रश्न है, रियो शिखर सम्मेलन 1992 का एजेंडा 21 संबंधित है। तो एजेंडा 21 रियो शिखर सम्मेलन का एजेंडा 21 है, सतत विकास से संबंधित है। अगला प्रश्न है, रेगिस्तान में आवास करने वाले जानवर क्या कहलाते हैं? जिस प्रकार अलग अलग क्षेत्रों में निवास करने वाले जानवरों को अलग अलग नामों से जाना जाता है, ऐसे ही रेगिस्तान में निवास करने वाले, आवास करने वाले जानवरों को मरुद्वत जानवर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवंशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है। राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवंशिक विविधता का रखरखाव इन सीटू संरक्षण द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के चंदौली जनपद में स्थित है। दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है। तो दो भिन्न समुदाय के बीच का संक्रांति क्षेत्र इकोटोन कहलाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रसिद्ध गिरवन कहाँ पर स्थित है? गिरवन गुजरात में स्थित है। प्रसिद्ध गिरवन गुजरात में स्थित है। अगला देखेंगे, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। ऐसे भारतीय उत्पादों को दिया जाता है इको मार्क जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण, जिससे पर्यावरण को किसी प्रकार का खतरा ना हो। अगला प्रश्न है,
राष्ट्रीय सतत पर्यावरण मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय सतत पर्यावरण मिशन का मुख्य उद्देश्य है ठोस अपशिष्टों के प्रबंधन और भवनों में ऊर्जा बचत। ठोस अपशिष्टों के प्रबंधन एवं भवनों में ऊर्जा बचत राष्ट्रीय सतत पर्यावरण मिशन का मुख्य उद्देश्य है। प्रश्न क्रमांक 26, घाना पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है? घाना पक्षी विहार राजस्थान राज्य में स्थित है। ये पक्षियों से संबंधित प्रमुख पक्षी विहार है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखेंगे, हिम तेंदुआ परियोजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? हिम तेंदुआ परियोजना 2009 में प्रारंभ की गई। हिमालय राज्यों में हिम तेंदुओं के संरक्षण के लिए यह योजना प्रारंभ की गई थी। अगला प्रश्न है, मगरमच्छों के संरक्षण के लिए मगरमच्छ संरक्षण परियोजना कब प्रारंभ की गई? मगरमच्छ संरक्षण परियोजना 1975 में प्रारंभ की गई। अगला प्रश्न है, राजस्थान में बिश्नोई आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? तो बिश्नोई आंदोलन अमृता देवी बिश्नोई के द्वारा चलाया गया। सन 1731 में अमृता देवी बिश्नोई द्वारा वृक्षों के संरक्षण हेतु चलाया गया प्रमुख आंदोलन है, जो कि बिश्नोई आंदोलन के नाम से प्रचलित है। वृक्षों से संबंधित है आंदोलन है, इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, नर्मदा बचाओ आंदोलन कब प्रारंभ किया गया? नर्मदा बचाओ आंदोलन 1985 में प्रारंभ किया गया, जो कि नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटकर द्वारा चलाया गया। इसके मुख्य जो संचालक मेधा पाटकर हैं। अगला प्रश्न है, जल में ऐसे अवांछित पदार्थ का मिल जाना जो उसे पीने लायक नहीं रहने देते क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं जल प्रदूषक। जो उसे पीने लायक या पीने लायक नहीं रहने देते उसे जल प्रदूषक कहते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वन नीति किस वर्ष लागू की गई? राष्ट्रीय वन नीति 1988 में लागू की गई। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर पेड़ पौधों तथा जीव जंतु सहित सभी प्रमुख पारिस्थितिकी क्षेत्र क्या कहलाते हैं? पृथ्वी पर पेड़ पौधे और सभी जीव जंतु सहित जो पारिस्थितिकी एक क्षेत्र बनता है वो क्या कहलाता है? वह बायोम कहलाता है। वह बायोम कहलाता है। अगला प्रश्न है, आज के लिए इतने ही प्रश्न। धन्यवाद। आपको सेशन पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे चैनल से। धन्यवाद।